नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एक अकेला प्रोग्राम जिसके अंदर हम मईशत के मुख्तलिफ एरियाज़ को डिस्कस करते हैं। ज़ाहिरी बात है, इस सारे मामलात के अंदर जहां हमने देखा कि सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आया, बैनुल अक़वामी मार्केटें मिक्स्ड किस्म का रिएक्शन देती रहीं, दुनिया के हालात यकसर बदलते रहे, सोने चांदी के रेटों में उतार चढ़ाव तो हमने एक जगह पर देखा, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि डिजिटल एसेट्स की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो गई। नाज़रीन, बार बार इसका जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आती है डिजिटल एसेट्स की एडॉप्शन में, और इस वक्त पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा सरमाया इस शोबे के अंदर इन्वेस्टेड है। अब तो खबरों में भी आप देखते होंगे कि शहसुर्खी आती है कि बिटकॉइन की कीमत कितनी गिर गई। पिछले चंद दिनों के अंदर बिटकॉइन की कीमत बड़ी तेज़ी से गिरी, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार रही। मैंने तो बहुत सारे चैनल्स को देखा, वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर चंद टोकन जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनके रेट भी देना शुरू हो गए थे। पता नहीं रहा किसी का, मैं वैसे आपको पस मंज़र में पेश कर रहा हूँ। बात यह कि इस मार्केट के बदलते रंग कभी कोई पहचान नहीं सकता। ये वॉलेटिलिटी वाली मार्केट है और पाकिस्तान के अंदर इसका मैकेनिज़्म तैयार होना चाहिए। हम लोगों ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह तो बना ली हैं। हम माइनिंग पे फोकस करना चाह रहे हैं। माइनिंग कितनी फीजिबल है वो एक अलहदा चैप्टर है, वो भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। बिटकॉइन की जब कीमत गिर जाती है उसकी फीजिबिलिटी भी कम हो जाती है माइनिंग करने की। क्या पाकिस्तान ने XMR यानी मनेरो और जी कैश की टाइमिंग सही रखी होती माइनिंग की, तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच चुका होता और सारे टोकन्स के ऊपर हमारा फोकस या सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर फोकस होता तो बेहतर रहता। हम ब्लॉकचेन का नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती है, बल्कि हम भाई ये देख रहे होते हैं किसकी कीमत ऊपर चली गई, किसकी कीमत नीचे आ गई। ब्लॉकचेन एक समुंदर, एक दुनिया है नाज़रीन, इसने दुनिया को बदल के रख दिया है। ये डिजिटल एसेट्स की मार्केट और टोकनाइजेशन ये दुनिया को कहीं से कहीं ले जाएगी। हम अगर सट्टे से हटके भी सोचें तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के लिए इसमें कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि पाकिस्तान की अपनी नेटिव ब्लॉकचेन होनी चाहिए। पाकिस्तान जो CBDC लॉन्च करेगा वो भी अपनी ब्लॉकचेन पर लॉन्च करे, किसी दूसरे मुल्क की ब्लॉकचेन पर लॉन्च ना करे। लेकिन ये मेरी राय है और मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है। इस मुल्क में वैसे भी पढ़े लिखे आदमी की कोई अहमियत नहीं है और उसकी राय की भी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए मज़ीद टाइम इसके ऊपर ज़ाया किए बगैर अपने बड़े अहम मेहमान की जानिब जाऊंगा, जनाब मोहम्मद हारून साहब, जो कि ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं और क्रिप्टो के मौजू पर भी बात करते हैं, ब्लॉकचेन के मौजू पर भी बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी के मौजू पर भी बात करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। बात कुछ ऐसी है कि हारून साहब उल्टा लटक के भी देख लिया, समझ कुछ ना आया। मुल्क की मईशत, दुनिया की मईशत आगे पीछे होती रही, कभी जंग के ख़तरात, कभी सोने की कीमत का बढ़ जाना, फिर कभी यकदम एक रात के अंदर सोने और चांदी दोनों की कीमतों का गिर जाना, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर मनफी असरात मुरतब होना, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का कभी दबाव में आना, कभी मिला जुला रुझान, कभी दुनिया की मार्केटों का मिला जुला रुझान। थोड़ा सा उसके अंदर कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ दिस नॉइज प्लीज़। अच्छा देखें, इससे पहले जो वाक़या हुआ था 2020 की बात है जी। काफ़ी ये जो बहस है काफ़ी मतलब अभी तक इसका मौजूद है वो चलता चला आ रहा है कि जो गोल्ड ने अभी जो टॉप किया था $5800 का, उसके बाद से क्या फ़र्क आया मार्केट में जी। तो देखें, अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, 2020 की बात है, गोल्ड ने भी अपना एक टॉप किया था और तकरीबन $2050 तक उसने टच किया। तब का हाई था ये। जी बिल्कुल। और उसी की बात है कि जब वो 10% का क्रैश आया, उसमें तकरीबन कोई $1700-1800 की रेंज में आया, तो बिटकॉइन में भी क्रैश आया। लेकिन उसके जो अगले 8 महीने थे तो देखा ही गया, जो गोल्ड का पैसा था वो सारा का सारा क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ और बिटकॉइन ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया 9000 से $68,000 यानी कि $68,000। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि मनी फ्लो कैसे करती है, क्योंकि देखा जाता है किस इंडस्ट्री में ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ताकि वहाँ पर पैसा लगाया जाए, वहाँ पर पैसा को एक्सपेंड किया जाए। और ये जो बड़े बड़े जो वेल ग्रुप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी मकसद यही होता है कि हम ऐसी जगह पैसा लगाएं जहाँ बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा, आम आदमी को ये चीज़ें समझ नहीं आती है, वो एक खौफ का शिकार रहता है। जी जी। और मार्केट आपको पता है जब किसी खौफ का शिकार रखती है अगले को, तो वही आपका बेस्ट टाइम होता है एक्यूमुलेशन का। तो पिछले 1-2 महीने से जो ये चीज़ नज़र आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी में मार्केट में काफ़ी गिरावट का शिकार रही है।
इसके पीछे 2-3 पहलू हैं। एक तो गोल्ड का मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक नई करेंसी मेटल में सिल्वर ने भी काफ़ी अपना काम दिखाया। जी जी, अपना काम 128-125 डॉलर तक वो भी लेकर गया अपने आप को, और अभी वो इस वक्त 87-85 डॉलर की रेंज में है। तो देखा ही जा रहा है कि जिस तरह 2020 में ये काम हुआ था, इसी तरह 2026 में भी ये काम होने जा रहा है कि गोल्ड ने अपना एक टॉप किया, उसके बाद उसके अंदर एक क्रैश आया तकरीबन कोई 20 से 25% का, और इस वक्त वो $5000 की रेंज में। तो ये देखा जा रहा है कि पैसा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेट किया जाएगा गोल्ड सिल्वर से क्रिप्टो करेंसी की तरफ, यानी कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की तरफ। तो इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आने वाला जो वक्त है, जो अगले जो 6 से 8 महीने, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इसमें जो पहलू है पाकिस्तान के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ, एक चीज़ तो ये है कि यूज बेस केस हो, यानी यूटिलिटी वाले कोई क्रिप्टोज हों, तो वो पाकिस्तान के लिए मुफीद हो सकते हैं, जिनसे कोई ना कोई फ़ायदा मिले या मुस्तकबिल की आमदन आए। दूसरा ये कि RWAs के बारे में बहुत बात हो रही, यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन, जिसके ऊपर शायद आपने एक्सपेरिमेंटल एक दौर में काम भी किया था। जी बिल्कुल। उसके अलावा फिर ये भी बात कर रहे हैं कि जो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स RWA के अलावा भी हैं, यानी सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, स्टॉक्स वगैरह, इनको भी टोकनाइज किया जा सकता है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अपने बैरूनी कर्जा जात को भी टोकनाइज कर दे, ताकि उससे हमारी निजात मिले हमें। तो इस तरह के मॉडल्स के ऊपर पाकिस्तान में वर्क क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मॉडल्स पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ कि जो मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सके? मेरी ऐसी राय है, पता नहीं आप इत्तेफाक करें। अच्छा, काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल ही में बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, पीवारा और PCC के साथ मिलकर एक माहिदा किया है, काम कर रहे हैं जी। उस माहिदे के तहत ये कि पाकिस्तान में जो यानी कि कोलेटरल बेसिस पर होगा कि $2 बिलियन की इस वक्त जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स जिनको आप कहते हैं, उसको वो टोकनाइजेशन करने जा रही है। तो वो अभी इसका तजुर्बा भी जो मेरे ख्याल से भी कहीं इसको किया जा रहा है, तो आपको आने वाले दिनों में, महीनों में आपको नजर आ जाएगी आपको कि पाकिस्तान में भी टोकनाइजेशन की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इंडिजिनसली इस पे काम क्यों नहीं करना चाह रहा? पाकिस्तान की इंडिजिनस ब्लॉकचेन क्यों नहीं है? जब हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की इंडिजिनस ब्लॉकचेन नहीं बल्कि ब्लॉकचेन्स हैं, तो पाकिस्तान की ब्लॉकचेन क्यों नहीं है जिसको फुली सिक्योर बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसी ब्लॉकचेन पे लाई जाए? अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें जो ना ये पीवारा के अंडर आती हैं। ये तो अभी पीवारा में आपको पता है कि कुछ तैनाती सभी चल रही है वहाँ पे, अभी सारी तो सबको तो रखा नहीं गया, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ों को बड़ा पहलू ये रखा जाएगा कि जो आने वाला वक्त है उसमें पाकिस्तान में ब्लॉकचेन स्पेशली, या जिसकी हम बात करें Web3 की या डिफाई प्लेटफॉर्म की, वहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में किस तरीके से ब्लॉकचेन को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आपको पता है चैलेंजेस है पाकिस्तान में कि समझने से ही लोग खासे हैं इस चीज़ को, क्योंकि लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये हवा में है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सट्टा खेला जाता है। तो ब्लॉकचेन जो है बेसिकली ये आपकी बैक सपोर्ट पे करती है आपको क्रिप्टो करेंसी की। तो बेसिकली जो असल पर्पस वाली चीज़ है, एग्जैक्टली जो असल आपकी टेक्नोलॉजी दैट इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, जो 12 लेके मुझे नज़र ही आ रहा है कि आने वाले महीनों में और आपको काफ़ी बेहतरीन नजर आएगी। ये तो अब कंपनीज डिपेंड करती हैं, या जो बहुत सारे जो फिनटेक कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाह रही हैं, और पाकिस्तान के जो मईशत का जो ढांचा है उसको तब्दील करने के कि आप कह सकते हैं उनको तगोदोद में रहना चाहिए कि ताकि वो आने वाले वक्तों में इसको जितना ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा जो मैटर जो करता है एलिमेंट, वो आपकी कॉस्ट कटिंग आपकी, यानी कि जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें आपको 90-80% की आपको रिडक्शन मिल जाती है आपको, जो नॉर्मली आपको एक ट्रेडिशनल सिस्टम में आपसे चार्ज करती है। सबसे बड़ी मिसाल इसकी पेमेंट की है। आपको पता है दुनिया भर में रेमिटेंस आती है बाहर से। अब रेमिटेंस में अगर आप $100 मंगवाएं तो उसमें से $8 तो आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाती है, जिसमें ये सारे बीच के प्लेयर्स आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, स्विफ्ट सिस्टम जिस तरह हम काम करते हैं, 3 दिन के अंदर पेमेंट आती है। बट एज फार एज स्टेबल कॉइन्स आर कंसर्न, जिसको पाकिस्तान में लाने का मकसद भी यही है बाकायदा उसको अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ताकि जब रेमिटेंस की जाए तो वो $8 के बजाय मुश्किल से वो 8 से 4 सेंट, 4 से 8 सेंट के ऊपर कॉस्ट है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसमें भी 95%, लेकिन उसमें भी 95%, जी बिल्कुल, उसमें भी 95% रिडक्शन आ जाएगी, जो आपका $8 का है, ना कि वो आपसे $8 चार्ज करे आपसे। अच्छा, यहाँ मजे की चीज़ एक और भी बताते चलो कि ब्लॉकचेन जो है वो यूनिक इस हिसाब से है कि इट इज़ in many blockchains it is not relevant the amount you are sending, the transaction is relevant, the number of transactions that take place. Every transaction may have a flat fee. On many blockchains it is irrelevant how many or how much is being sent, the important thing is the transaction itself has a certain cost. हाँ बिल्कुल सही बात है। देखें बिटकॉइन का नेटवर्क को अगर आप जायजा लें, उसके अगर आप इनसाइट्स को अगर आप देखें कि किस तरीके से ये नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वहाँ पर इस पूरे सिस्टम में आपको कहीं भी डॉलर, PKR, कोई भी ऐसी करेंसी नज़र नहीं आएगी अपनी फियाट करेंसी। वहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स नज़र आएंगे।
बेसिकली ये यूनिट, इनको आप कह सकते हैं, ये यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स के बदले जब वो माइनिंग की तरफ जाते हैं तो उनमें यूनिट्स मिलते हैं, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो यूनिट होता है, और एक बहुत ही फ्रैक्शनल के यूनिट के ऊपर जो है ना आपकी सर वो फीस चार्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 100 मिलियन सतोशी इज इक्वल टू 1 BTC, 1 बिटकॉइन, जब आप 1 बिटकॉइन किसी दूसरे पार्टी को, सेंडर को, जब आप रिसीवर को भेजते हैं तो उसके पीछे जो फ्रैक्शनल चार्जेस जो होते हैं वो सतोशीज में आ जाते हैं, यानी कि 0.000001 बिटकॉइन कहलाएगा, तो वो सतोशी में अगर देखें तो 10, 12, 15, 20 सतोशी। तो बेसिकली बिटकॉइन के नेटवर्क को, ब्लॉकचेन के नेटवर्क को तो ये बात पता ही नहीं है कि उसके इनसाइड में क्या करेंसी चल रही है। ये तो सिस्टम के बाहर मैंने, आपने, इस पब्लिक ने डिसाइड करना है कि इसकी क्या कीमत चल रही है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन का ताल्लुक डायरेक्टली आपके उस पीआर सिस्टम से नहीं है, इट्स कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम, एंड आई कैन कॉल इट इज एनर्जी बैक प्रोटोकॉल, क्योंकि इसके पीछे एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। ये कहते हैं ना इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे एफर्ट्स हैं, इसके पीछे टाइमिंग्स हैं। भी आ रहे हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, जिनको हमने डिस्कस भी किया था पहले। वो क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं तो वो एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे ब्लॉकचेन्स भी हैं विच आर फास्टर, पर जाहिर बात है क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा एक्नॉलेज्ड है, ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है, लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। इसमें अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिकग्निशन एंड असाइनिंग वैल्यू। तो लोगों ने बिटकॉइन को असाइन कर दिया वैल्यू, वरना ब्लॉकचेन्स तो दुनिया में बहुत सारी हैं, एक्सपेरिमेंटल भी हैं, और ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये भी ब्लॉकचेन्स पे काम कर रही हैं। इनकी ब्लॉकचेन है लेकिन उन्होंने सीगा राज में रखी हुई हैं, ये किसी दिन उसको आउट करेंगे, और ये अपनी ट्रांजैक्शंस बहुत सारी उसमें मैनेज भी करते हैं। और इसमें आप समझें कि स्प्लिट सेकंड ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। अच्छा, इसका फायदा ये हुआ कि बिटकॉइन के आने के बाद से एक तो रेसिपी आ गई, उसके बाद जितने भी 2009 के बाद से जो टोकन आना शुरू हुए, कॉइन आना शुरू हुए, जैसे बहुत सारी, अगर मैं टोकन की मिसाल जो लेयर 2 के टोकन जिनमें इथेरियम सपोर्ट करता है, सोलाना करता है, BNB स्मार्ट चेंज करती है, ऑप्टिमिज्म करता है, बहुत सारे टोकन आपको ऐसे नजर आएंगे। जैसे हमारे पास चेन लिंक था, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डाई हो गया, ईथर हो गया हमारे पास, इसके अलावा जैसे कैश एक नया आजकल आ रहा है मार्केट में, जी उसका यूज केस देखा जाता है कि उसका यूज केस क्या है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो आप ये जरूर देखें कि आप जिस टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका यूज केस क्या है। जैसे मैंने आपको मिसाल कैश की दी आपको मैंने, तो इस बात को आपने बड़ा मद्देनजर रखना होगा आपने कि आप किस टोकन में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, कि वाकई आया उसका कोई यूज केस है या खाली ऐसी वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है उसकी। तो इस तरह के स्कैम से आपको बचना चाहिए। ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। असल में बुनियादी बात यही है कि एम यही होता है कि किसी चीज़ की कोई यूटिलिटी हो या उसका कोई इस्तेमाल हो तो वो फिर बहुत मुफीद तस्वुर किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये बीच में फिनोमिना आप डिस्कस कर रहे थे वो रह गया कि सोने की कीमत जब पीक मारती है तो उसके बाद फिर आप कह रहे थे कि दोबारा से इस मार्केट में भी कुछ ठहराव और बेहतरी देखने में आई है माजी में। लेकिन एक एम मैंने जो इसमें देखा है वो ये कि ये मार्केट भी हमारी और फाइनेंशियल मार्केट्स की तरह बिजनेस साइकिल्स में चलती रहती है, कभी इसमें गिरावट आती है, कभी इसमें बेहतरी आती है, यानी उतार चढ़ाव इसमें चलता रहता है जो मैंने देखा है। पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। कुछ लोग उजलत में बेच देते हैं लेकिन फिर वो ये होता है कि चंद माह के बाद फिर वो फिर बढ़ जाता है। कुछ ऐसा मैंने सिलसिला देखा है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी इस्लाह कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त इसलिए है क्योंकि अभी जिस तरह अगर हम क्रिप्टो करेंसी में देखें तो हर 4 साल के बाद बुल रन आता है, यानी कि एक साइकिल आता है जिसकी वो पीक पे जाता है वो। जी लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लोग जब देखते हैं कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है प्राइस को उस वक्त खरीद रहे होते हैं, वो पहले से रियलाइज नहीं कर पाते कि आया किस टोकन में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उनको एक अच्छा, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल चढ़ती मार्केट में लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, मार्केट में लोग चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे किस वक्त कौन सी करेंसी के इस वक्त ऑल टाइम लो हो चुका है और इस वक्त वो एक्यूमुलेशन फेज में, और आने वाले महीनों में आपको नजर आ जाएगा कि मार्केट में एक सुपर साइकिल की तरफ जा रही है। मार्केट क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है एक सुपर साइकिल की तरफ जा रही है, और ये चौथा हमारे पास बुल रन आ रहा है, यानी कि 13 में आया, 17 में, 21 में, और अब ये 25 में आना था लेकिन डिले हुआ है। गोल्ड और सिल्वर की वजह से पैसा वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अब दोबारा से पैसा देखिए वहाँ से अगर $2-3 ट्रिलियन की मार्केट कैप में अगर इजाफा होता है क्रिप्टो में, और उन्हीं से पैसा आएगा जो गोल्ड और सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा मार्केट में, और आपको ठीक ठाक आपको अपना एक रिटर्न नजर आएगा मार्केट में कि भाई मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट की मुझे उसमें 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी मुझे इसमें मुझे जो रिटर्न मिला मुझे। लेकिन ये सारे टोकन में नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा है तो लाख से ज़्यादा टोकन अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। वैसे देखा है तो मिलियंस ऑफ टोकन्स आते हैं, उनमें से ज़्यादातर स्कैम हो जाते हैं, वो ज़्यादा मीम कॉइन्स भी होते हैं। लेकिन जिनके यूज़ केस हैं, जिनकी अपनी कोई यूटिलिटी है, उनके ऊपर आप फोकस करें, उनका देखें कि उनकी कैटेगरी कौन सी है, आया वो रॉ से रिलेट करते हैं, AI से करते हैं, AI एजेंट से करते हैं। क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की हम बात करेंगे तेज़ी उतनी ज़्यादा आएगी, तो आपके अंदर भी जो एक सलाहियत है ना समझने की, उसमें भी तेज़ी आनी चाहिए ना, कि हमें भी अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाते इस मार्केट के अंदर। ये जो आपने सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की तो बहुत अहम बात है आपकी। बात ये है कि हम लोग ये तस्वर करके बैठे हैं कि ये मिलेनियल्स और जेन ज़ी का गेम है,
और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका बैरियर उनकी थिंकिंग में ये है कि एज की वजह से शायद वो रियल या फिज़िकल टेंजिबल इकोनॉमी के इतने आदी हो चुके हैं कि उनको डिजिटल सिस्टम की समझ बूझ नहीं है। जबकि जो यंगर जनरेशन है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा डिजिटल लाइफ स्टाइल है उनका, तो वो इसकी अहमियत को ज़्यादा समझ पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है जेन ज़ी, फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है मिलेनियल्स। तो यहाँ पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा थोड़े सीनियर्स को। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की कोई अप्रोच है कि वो उनको एजुकेट कर सके कि डिजिटल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। क्या कहते हैं आप? देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि ये तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल करेंसी लेके जाना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इवन अगर मैं आपको मिसाल दूं सिल्वर की, गोल्ड की, इस तरह के मेटल की, आप उसको भी कैरी नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारे पास ये जॉब जिसकी आप बात कर रहे हैं जेन ज़ी की, इनको ये चीज़ नज़र आई कि सब कुछ मोबाइल के अंदर ही मौजूद है। अब मुझे अपने साथ कोई किसी फिजिकल एसेट्स को मूव नहीं करना। आने वाले आप देख लीजिएगा सालों में कुछ अरसे बाद ये जो फिजिकल एसेट्स हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी वहाँ से प्राइवेसी को ख़त्म करें और वर्चुअल एसेट्स के ऊपर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें। और ये चीज़ें दुनिया भर में शुरू हो चुकी हैं। वो इस चीज़ को अब मद्देनज़र रख रहे हैं कि ये जो जितनी बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट की जो स्कीमें चलती हैं, हाउसिंग स्कीमें चलती हैं, वहाँ पे सरमायाकारी अब कम की जाएगी, क्योंकि जो आपकी पुराने जो बेबी बूमर्स हैं उनका तो अब जाने का टाइम आ गया। लेकिन जो नई जेन ज़ी आ रही है, जब वो सरमायाकारी करेगी तो फिर वो रियल एस्टेट में नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो शुरू से वो जहन ही नहीं है कि फिजिकल एसेट्स को लेके साथ चला जाए। तो जिस तरह हमारे पास डेटा की रोटेशन है, जिस तरह हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं, तो इस तरह इंसान भी आपस में, यानी कि एक जगह से दूसरे जाने में उनको कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी, क्योंकि जेन ज़ी और मिलेनियल्स बिलीव करते हैं मिनिमलिज्म के अंदर। एग्जैक्टली ये वो ग्रैंडियर वगैरह जो माजी की चीज़ें हैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ये गेमिंग, म्यूज़िक, डिजिटल लाइफस्टाइल की जानिब ज़्यादा राग़िब है। सही है गलत है मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, जो एक ट्रेंड और एक लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है उसी हिसाब से। और उधर इनकी डिजिटल कंजम्पशन भी है। और सच बात यह कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल वॉलेट्स तो अब आ ही गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपेडिमेंट पाकिस्तान के अंदर होगी ओल्ड गार्ड की, यानी कि ट्रेडिशनल बैंक्स की, बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान में गियर्ड अप नहीं है इस नई वर्ल्ड को फेस करने के लिए। जब तक वो ट्रेन होंगे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो क्या दुनिया भी हमारा वेट करेगी कि हमारा ओल्ड गार्ड, हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स रेडी हो रहे हैं, तब तक वो भी वेट करें, टेक्नोलॉजी को रोक देंगे चाबी में डाल के, चाबी ताला लगा के कि भाई पाकिस्तान में लोग अभी ज़रा सीख रहे हैं, ज़रा हम इंतज़ार कर लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया आपसे हमेशा इतनी एडवांस चल रही होती है, आपने उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आप उसी चीज़ को समझें, उसी की अहमियत को समझें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद हो जानी है, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ नज़र आएगी, कुछ जगहों पे आपको आर्टिफिशियल ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन दुनिया जिस में जा रही है वो इसी डिजिटल, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हर चीज़ को फास्ट किया जाए, हर चीज़ को, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो, इनका आ गया है मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। और उसके एजेंट्स के लिए इनको पैसा चाहिए। वो पैसा जितना है वो क्रिप्टो वर्ल्ड से ही मिल रहा है ना इनको, जो मैंने अंडरस्टैंड किया अभी तक कि एआई एजेंट्स वगैरह जो मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस किस्म की फंडिंग उनकी तरफ जो आ रही है वो ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ज़रिए ही आ रही है। और उससे फिर वो एआई को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। ये जो कुछ मॉडल्स आपने देखे हैं जो मकबूल हैं बड़ी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के, ये तो महदूद पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। पसे पर्दा कितना काम हो रहा है मैं और आप तो उससे वाकिफ़ नहीं है, या और भी काम हो रहा होगा ना जो हमारे मंजर आम पे नहीं आ रहा। अच्छा देखें, जितनी भी ज़्यादा आपको करेंसीज क्रिप्टो आपको नज़र आएंगी, जितने ज़्यादा ब्लॉकचेन के आपको नज़र आएंगे, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अब वो ज़माने चले गए, एक ज़माने में जब आप किसी से कोई ट्रांजेक्शन करते थे फिजिकल एसेट्स की, तो वहाँ पर पेमेंट के बहुत बड़े इशूज़ आते थे, चैलेंजेस। अब तो हर बात के ऊपर हर ट्रांजेक्शन को मद्देनजर रखा जा रहा है, चाहे वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी हो या मॉनेटरी ना हो, उसको मोनेटाइजेशन कैसे किया जाए, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है। यानी कि अगर मैं कोई बात कहूँ तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले कोई इंसेंटिव मिल रहा हो। मैं अगर कोई बात सुन रहा हूँ तो आई हैव टू पे समथिंग। तो दुनिया इस तरफ जा रही है कि आपकी बात को, आपकी हर चीज़ जो आपसे उसको आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज किया जाए उस चीज़ को। तो मोनेटाइजेशन जो होगी ना, वो इस तरह से आसान हो गई हमारी ज़िंदगी में, हमारे अपने जो भी हमारा कम्युनिकेशन का है, हमारा चैनल है, उसके ऊपर जाके। वरना इस ज़माने में फिर ये होता था कि यार आप मुझे फिजिकल नोट देंगे तो मैं आपसे कोई बात करूंगा, आप जब तक मुझे फिजिकल नोट नहीं दे सकते। लेकिन सिस्टम अब ऐसे आ गए, इस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई कि आप इधर आप बात कर रहे होंगे, इधर आप कंटेंट लिख रहे होंगे, इधर आपको इंसेंटिव मिल रहा होगा आपको। अच्छा, माजरत एक मौजू है जो आपसे बात करने का बड़ा दिल चाह रहा है, वो है मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान इज़ नॉट गियर्ड अप फॉर इट।
हम डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी रेडी नहीं हुए, यानी हमने डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो ब्लॉकचेन को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि एआई हमारी फ्रीलांसिंग से आने वाली इनकम को बहुत इम्पैक्ट करेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो छोटे छोटे काम थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, अब ये एआई कर सकती है। आर्टिकल राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये अब एआई के लिए इतना आसान है करना। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एआई के जो अभी मॉडल्स आ गए वो ये सारे काम कर सकते हैं जो कि हमारे फ्रीलांसर ज़्यादा करे थे। ट्रांसक्रिप्शन, अब वॉइस टू टेक्स्ट बहुत ईजी हो गया है और उसको ड्राफ्ट करना भी ईजी हो गया है। तो हमारी बहुत बड़ी इनकम इम्पैक्ट होगी आने वाले सालों में जो कि फ्रीलांसर्स। कोडिंग 6 महीने 1 साल के बाद, मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े मसनूई ज़ानत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ने कहा है कि शायद 6 महीने 1 साल के बाद कोडिंग की इतनी ज़्यादा हमें बुनियादी कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत पड़े। आप भी शायद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ही तालिब इल्म भी हैं, उसी को पढ़ा है आपने। तो बुनियादी बात यह है कि यानी सिस्टम एनालिसिस की ज़रूरत रहेगी, सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत रहेगी, यानी जो पढ़ा लिखा आदमी इन चीज़ों को मॉडल करता है, फ्लोज़ को, उसके अलावा शायद ज़रूरत ना रहे। तो क्या पाकिस्तान ने अपने आप को घेर अप किया है कि कल फ्रीलांसर से आने वाली आमदन जो है वो इम्पैक्ट होगी, उसके लिए कोई मुतबादिल तलाश कर लिया जाए? देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट हमेशा चलती है बड़े स्लो पे, आपके स्लो पेस पे। जो आवाम है ना, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने लेवल पे चल रहे थे, जिन जिनको समझ में आ रहा था, जो इस फील्ड में हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। वो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर ही काम। आपको पता है फ्रीलांसर में भी पाकिस्तान इज ऑन 7th रैंक। कोई मजाक बात नहीं कि 7th रैंक, आप 188 में से 7th रैंक पे आपका नंबर आता है फ्रीलांसिंग में। तो पाकिस्तान के कर रहे हैं बड़ी जल्दी तो पाकिस्तान के नौजवानों में ये बात अच्छी बात है कि जिस तरह क्रिप्टो में आप नंबर 3 पर हैं, इस तरह आप फ्रीलांसिंग में भी आप 7th रैंक पर है। इसका मतलब ये कि आप खुद अपने मौके पैदा कर रहे हैं। अब ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, यहाँ पे रोजगार दे लोगों को, लेकिन जाहिर सी बात है सबने अपने घर का चूल्हा चलाना है, सबने जिंदा रहना है, सबको अपनी बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। तो उसके लिए वो वाली चीज़ें अडॉप्ट करें जो दुनिया में इस वक्त आपको नजर आ रही है कि वहां पर बाकायदा काम हो रहा है, जिसमें एआई का नाम आपने जैसे सर फहरिस्त है। हाँ सर, अभी जो ट्रेंड कर रहा है देखें, मैं अब एआई के साथ साथ जो है वो एजीआई की बात भी की जा रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, जहां पर आप डिफरेंट आप मैकेनिज्म में आप जाके वहां पर आप अपनी आम लोग जो काम कर सकते हैं वो एआई से हो जाए, ये बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें मईशत या आपकी जो आपके जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, ये तो बाद में आएंगे। तो मेरा कल को अगर उन्होंने, देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी उन्होंने जो एआई पर काम कर लिया मसनूई ज़ानत पे, देखिए एक हमारे यहाँ चीज़ होती है कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन अगर एआई इसमें घुस गया, कल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने टेक ओवर कर ली। पाकिस्तान ने तो एआई इनिशिएटिव बनाया है, लेकिन 2030 का, और ममालिक तो एआई के अंदर अभी बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत सारे ममालिक इस वक्त मराद दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये जो डिजिटल इकोनॉमी, ये भी उसी ट्रेंड पे चल रही होती है जो लेटेस्ट ट्रेंड है। लेकिन अभी देखिए इसकी हाल ही में मिसाल है, जैसे कराची में अभी आपको पता है कि ई चालान सिस्टम जो आया है, उसके बाद से बहुत सारे जो हमारे अफसरान हैं, बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आगे एडजस्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात अब उनकी वो अब वहाँ पर ज़रूरत नहीं रही है। जो काम उन्होंने खड़े होकर सड़क पे करते थे और जिस पर वो बाकायदा ये कह सकते हैं कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे उसका गलत फायदा भी उठाते थे, अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है आहिस्ता। तो ये तो आपको 5 साल बाद इसका फर्क नजर आएगा कि किस तरीके से एआई ने आपको जो है अपने सिस्टम में कैसे आपको लेकर आया कि अब आप एआई से डरना शुरू हो गए, ना कि सामने जो पुलिस वाला खड़ा हो तो आपने उससे पहले सेटिंग कर लिया। अब आप एआई से कोई सेटिंग कर नहीं सकते। आप घबरा के, खौफ के मारे कि मुझ पर बाकायदा चलान आ जाएगा, उस डर के मारे आप अपने आप को उस सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छी काविश है, बहुत बड़ी अच्छी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। देखा जाए थोड़ा सा इसके नेगेटिव पहलू आप छोड़ दें, लेकिन अगर आप देखें किस तरीके से हमारे सिस्टम में आया एआई और किस तरीके से लोगों को पाबंद किया, आज भी आप जो आपके पास जो शाहराहें नज़र आ रही हैं, आप देखें लोग किस तरह फॉलो करते हैं। वरना ये काम पहले जो हमारे वहाँ पे पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान खड़े होते थे या जो वहाँ पे सिपाही खड़ा होता था, उसकी वो अहमियत नहीं थी जो आज एआई की अहमियत है। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, ये वजह इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अहम किरदार है। बड़ी अहम गुफ्तगू असल में हो रही थी। मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौजू इसलिए उठाया नाज़रीन क्योंकि कई सालों से इस मौजू पर बात हो रही है, ये नया नहीं है। बिल्कुल जैसे पिछली मरतबा हमने बात की थी कि ये डिजिटल इकोनॉमी भी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये उस टाइम पे ही शुरू हो गई थी जब वो टेलीग्राम समुंदर पार ओशन को क्रॉस करके, अगर सही कह रहा हूँ तो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जब उसने पहला पैगाम भेजा तो शुरू हो गया था डिजिटल इकोनॉमी का सिलसिला। उस एक पैगाम ने शुरुआत की, आज वो ये शक्ल इख्तियार कर गया है। फिनटेक के बारे में लोग बात करते हैं, भाई फिनटेक की पैदाइश किस दिन की है? फिनटेक की पैदाइश उस दिन की है जिस दिन बिटकॉइन आया था।
मॉडर्न फिनटेक की पैदाइश का दिन उन्होंने वो लिखा है। मैं अगले दिन किताब में पढ़ रहा था, लिखा हुआ था उसकी पैदाइश का दिन वो है जो बिटकॉइन की पैदाइश का दिन है। मैंने जहन में सोचा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो आजकल इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैचअप कर रही जी, ब्लॉकचेन के बगैर काम कर सकती है। मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं कर सकती है बगैर ब्लॉकचेन के। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काम नहीं, आज की तारीख में नहीं कर सकती। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ब्लॉकचेन वाली जो बात आपने कही ना बिल्कुल सही है। इसमें आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी। आप उससे बिल्कुल ही जो है आप आज़ाद हो जाते हैं और आप ये काम अपने आप, इंटरमीडियरी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होगी, बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, बल्कि आप अपने ही लोगों के साथ मिलकर, उस कम्युनिटी के साथ मिलकर। देखिए इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आया ना, जो सतोशी नाकामोटो लेकर आए थे, बेसिकली वो साइफरपंक में एक मूवमेंट बनाई थी, 70s की बात है, वो नाकाम हो गई। लेकिन वो उनका लाने का मकसद ये था कि कोई भी ऐसे सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल पार्टी जो आप पर हावी होती है वो आपको कंट्रोल ना कर सके। नहीं, आपके लोग हैं, तेजी से जा रहे हैं आप। इसके माने ये हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई रेगुलेशन हो, एनोनिमिटी और प्रिवेसी बरकरार है। बिल्कुल, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आप रिवर्स क्यों गियर लगा रहे हैं? दुनिया तो नहीं रिवर्स गियर लगा रही। अमेरिका ने तो कह दिया हम CBDC नहीं बनाएंगे, और स्टेबल कॉइन लोग लेकर आए, हम उसको रेगुलेट करेंगे। 1:1 का रेशियो, यही है ना, 1:1 का रेशियो बनाया। उन्होंने कहा आप कोई ना कोई सिक्योरिटी लेकर आए, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी रखें, कुछ रख दें। जो मैंने समझा है उस चीज़ को, करेंसी भी रख लें, पूरी की पूरी करेंसी को बैक कर लें 1/1। हाँ, देखिए CBDC ना लाने का मकसद सिंपल यही है कि वो CBDC, अमेरिका वाले नहीं ला रहे। CBDC इज अ किलर फॉर बैंक्स, ये आपको पता है। अच्छा। CBDC का मकसद ये है, देखें आज जो बैंक्स काम कर रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे बैंकों को नहीं पता, ये बोल रहे हैं लाओ लाओ CBDC। नहीं, इनको स्टेबल कॉइन को एनकरेज करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक कंपनी सर्किल के नाम से जो कॉइन बेस के साथ काम कर रही है, ठीक है, वो USD1 USDC के साथ काम कर रही है। अगर आप CBDC को फ़रोग देंगे तो बैंक्स का निज़ाम आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपने अभी बैंक्स को एज अ कस्टोडियन करार दिया कि तुम मेरे पैसों की रखवाली करो। CBDC में चूंकि ये नंबर की गेम है, सिर्फ ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स का स्टेट नंबर को रख सकती है अपने पास, होल्ड कर सकती है, कैश को होल्ड नहीं कर सकती, फिजिकल नोट्स को होल्ड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उन्होंने ये तमाम बैंक्स को, MFIs हो गए, कमर्शियल हो गए, इस्लामिक बैंक्स हो गए, जितने भी बैंक्स का जाल है, वो आया जल्दी बड़े मजे की बातें बता रहे हैं। वो आया इसलिए है ताकि आपके पैसों की फिजिकल एसेट्स, फिजिकल पैसों, करेंसी नोट्स की रखवाली कर सके। आपके माने ये हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ज्यादा टाइट हो जाएगा विद CBDC। विद CBDC और ज्यादा टाइट हो जाएगा, इससे फिर फायदा, कंट्रोल बढ़ जाएगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपका ख्याल है? मेरा ख्याल क्या, ये हो रहा है दुनिया में। जैसे चाइना इज द बिग एग्जांपल। चाइना में इस वक्त कोई 8-9% जो है CBDC इस वक्त रोटेट करता है चाइना में। तो उन्होंने क्या किया, उनके अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पर उसको CBDC को उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। लेट सपोज अगर कोई ऐसा काम मुझसे कोई मिसहैप हो जाता है रियासत के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बैन कर दिया जाएगा, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और मैं वो CBDC भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी और मुझे रोका जाएगा, मेरी नॉर्मल लाइफ को, रूटीन मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर ये आइंदा के लिए एक तरह से उसकी पनिशमेंट है कि फिर उसको वो इम्प्रूव करे और उस तरह से दोबारा से उस तरह की एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो। तो चाइना में ऐसी, मैं आपको बहुत सारे, आपको आप जाके सर्च करें गूगल पे, तो लोग आपको सड़कों पे और ऐसे खुले मैदानों में रहते हुए नज़र आ रहे होंगे कि उनका कोई सोशल नेटवर्क ही नहीं है, उनको कोई रहने की जगह नहीं दी जा रही, उनको कोई फूड सप्लाई नहीं की जा रही, तो वो वहीं से उनकी पनिशमेंट शुरू हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आ जाएगा वक्त के साथ साथ। अमेरिका की जहाँ तक बात है, वो शायद बैंक की फेवर में है, वो शायद बैंक की फेवर में, ताकि बैंक इतने बड़े बड़े जो बैंक्स वहाँ पर अभी हैं उनको अभी टाइम दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। वरना जिस दिन ये CBDC को आप लॉन्च कर देंगे, वहीं से आप समझ लें कि उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा बैंक्स का। यानी ये आपने बड़ी गहरी बात की है, बेस्ड ऑन स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, कि CBDC जो है इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि एक लेजर है जो गवर्नमेंट ने मेंटेन करनी है, एंड दिस इज नॉट अ बिग इशू। ये आपके पास वॉलेट्स है, आपके पास साइंटिफिक स्टडी ने ये लॉजिक बताती है, मेरा कहना नहीं है, एक लॉजिक है, टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। CBDC लाने का मकसद भी ये होता है कि आप दरमियान में से बैंक्स को निकाल दें ताकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम आ जाए और गवर्नमेंट के पास, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उसके कुल्ली इख्तियार आ जाएंगे कि अब वो होगी और आवाम होगी, ना कि बीच में ये कमर्शियल बैंक उसको उसकी हेल्प करेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं रहती CBDC, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, और वो भी आप प्राइवेट ब्लॉकचेन पे करते हैं, उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे करते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा, आप जो है ना, आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाह रहे हैं। नेशंस तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत उस तरह से लेती है ना, तो ये तो किसी मुल्क से बाहर वाले ब्लॉकचेन पे जाएंगे ही नहीं।
जी। मेरा जहां तक अंदाजा है ये ज्यादातर अपने मुल्क की ही इंडिजिनस ब्लॉकचेन्स को यूज करते हैं। देखिए फिर वहाँ पे आपको ब्रिज का काम करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली हम पब्लिक ब्लॉकचेन पे देखते हैं बहुत सारे, आपको पता है डिफाई प्लेटफॉर्म की सहूलत होती है। मैं मिसाल दूं आपको, जैसे यूनिस्वैप है वर्जन 3 जो है, वहाँ पर आप जाके 2 ऑन चेन रहते हुए आप सोलाना को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इथीरियम में, ठीक है। यानी कि आप इथीरियम से लेके आप क्रॉस चेन भी जा सकते हैं, क्रॉस चेन जाते हैं जिसको हम ब्रिज कहते हैं, उसके दरमियान में आपको वार्म होल मिल जाते हैं आपको, वहाँ पर आप उसकी बदौलत आप ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं। तो इस तरह जब आने वाला वक्त डॉलरों को रुपए में बदल देना, रुपए को डॉलरों में बदल देना, लेकिन चूंकि वो आप उसके सिस्टम में आ जाएंगे, रियासत के साथ डायरेक्ट आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो आप पर और ज्यादा मॉनिटरिंग आप पर हो जाएगी, ताकि आपको इस तरह की एक्टिविटी मैनेज, यानी रेगुलेशन और कंट्रोल तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएरीज का रोल जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा। जिस तरह एक मिसाल है बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन को ऑडिट किया जाता है, और बिटकॉइन का ऑडिट ही 10 मिनट के बाद होता है, ये खुद एक साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह सीबीडीसी भी एक साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपको, तो इसमें वो वाले चांसेस नहीं कि इसमें कोई जाली नोट्स आ रहे हैं या कोई इस तरह की कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है सिस्टम में, या जो भी काम हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो आपके लिए ऑब्स्टिकल है आपकी मईशत को खराब करने का, वो आपका कैश है। कैश से ही हर चीज़ आपकी जो है ना वो करप्शन भी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा आप इसको आप नंबरों पे लेकर आएंगे, जितने ज़्यादा आप इसको डिजिटाइज करेंगे, आप इन तमाम जो बुराइयों से आप दूर हो जाएंगे। आप ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने बताया, और मामलात को हमने बड़ी गहराई से देखना है। उसकी वजह ये है कि जहाँ, इसीलिए देखें वो मेरे ख्याल से बड़ा सोचो विचार के बाद ये निज़ाम लेकर आ रहे हैं। खैर फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ के अंदर तो सीबीडीसी से वो लोग, मैंने जहाँ तक देखा है, उनका इतना कीननेस नहीं है, और क्योंकि वो लोग तो वैसे ही एक अलहदा डिजिटल मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी रिकॉर्ड कीपिंग। वो किसी और दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। इट्स मोर और लेस सिमिलर टू रिकन्सिलिएशन, जैसे हमारे यहाँ ऐप्स पे होती है, जो कि फिनटेक ऐप्स हमारे पास भी हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर फिनटेक टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान की फिनटेक अडॉप्शन की स्पीड स्लो है? अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में तो बड़ा फास्ट मूव आया उसके। अच्छा हुआ ये कि पाकिस्तान में चूंकि कंपनीज ने फोकस किया, लेकिन यहाँ की जो पॉलिसीज़ थी हमारी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारी फिनटेक कंपनीज ने, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो जो भरपूर तरीके से जो काम करना था वो नहीं कर पाए। अभी भी आप देखिए बहुत जगहों पर आपसे जो है वो कार्ड को मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, बहुत जगहों पर आपको ट्रांजेक्शन करने से मना किया जाता है, कैश को इंकरेज किया जाता है। उसकी वजह यही है कि फिनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल रही है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो वो जाहिर सी बात है, आपको एक लीफ फ्रॉप जंग नजर आएगी यहाँ पर आपको, कि जिन लोगों ने फिनटेक में काम नहीं कर पाए, जो लोग फिनटेक के ऊपर अपना लोहा मनवा नहीं पाए, उनको चाहिए कि वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की तरफ आएँ और आके इस वाले फ्रेमवर्क देना, काम शुरू करें लोग। एग्जैक्टली। तो चूंकि हमारे पास इतनी टाइट मॉनिटरिंग, हमारे पास इतनी टाइट पॉलिसीज थी कि उसकी वजह से बहुत सारी फिनटेक कंपनीज जो है वो काम नहीं कर पाई पाकिस्तान में। ये भी एक बड़ा, देखें पाकिस्तान के लिए ये एक एवेन्यू है। अभी मैं देख रहा था अगले दिन, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जैसे अभी फंड कह रहे हैं, बना रहे हैं, $1 अरब तक 2030 तक इन्वेस्ट करेंगे। इससे पहले कहा कि पाकिस्तान में भी फिनटेक के मामले में इनकलाबी तब्दीलियाँ आनी चाहिए, कंपनियाँ आ रही हैं फिनटेक की। लेकिन पेमेंट गेटवेज और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बनाना काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ इंटरमीडिएरी क्रिएट करने वाली बात है। दुनिया में, बुरा ना मानिएगा, दुनिया में पेमेंट गेटवेज वाली बड़ी एक्सपर्ट कंपनियां हैं जो कि सैकड़ों लोगों को हायर करती हैं अपने पास, एक्सपर्ट्स को। मेरा नहीं ख्याल आप उनको इतनी आसानी से शिकस्त दे पाएंगे। वहाँ पर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में प्रोग्रामरों की कोई किल्लत है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर फिनटेक की दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन सबसे बड़ा खौफ, ये मैं दोबारा से बताऊंगा, खौफ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, ख़तरा जो है वो फिर बैंक्स को होगा। फिनटेक ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती है, P2P बोरोइंग अलाउ कर देती है, आपकी फाइनेंशियल कंसल्टेशन तो गई, आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग भी गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी गई। जब आपके रोबो एडवाइज़र्स आ जाएंगे तो इनकी अहमियत नहीं रहेगी। तो बेसिकली ये भी तो कंटेंडर है ना। तो शायद फिनटेक की रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी ठीक करने की ज़रूरत है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। बहुत सारे पहलू इसके अंदर है, लेकिन अब देखें दुनिया बहुत तेज़ी से आगे की तरफ है, गामजन है। और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो आया है चेंजेस सिंस 2009, इसको हमने मद्देनजर रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही होती हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये आपको मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत सारे ममालिक के अंदर इसकी रेगुलेशन तैयार हो गई हैं, बिल्कुल ऐसी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जाकर पाकिस्तानी कंपनी खोल के आ सकते हैं। एग्जैक्टली। एक फ्लाइट पे जाएं, दस्तखत करें, कंपनी रजिस्टर करवाएं और यहाँ वापस पाकिस्तान आ जाएं। डेवलपमेंट आप कहीं पर भी करें, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल। प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, और मेरे ख्याल से उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है।
बहुत सारे ममालिक टेरिटोरियल वो भी नहीं लगाते रिस्ट्रिक्शन, तो आप क्योंकि उनका अपना सिस्टम इतना निज़ाम इतना स्ट्रांग है कि उनको वो चीज़ें नज़र नहीं खौफ आती नहीं कि है खौफ उनका, नहीं होता खौफ नहीं है, उनका। नौजुबिल्लाह, हमारे खौफ ऐसे चूंकि कहना हमारे चाहिए, चूंकि खतरा नहीं। निज़ाम में थोड़ी सी हैं यहाँ पे लूप होल ज़्यादा है, गैप ज़्यादा, शायद इसी वजह से जो है ये पॉलिसी इसी तरह से बनाई गई हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान को मजीद इस ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में, डिफाई में, वेब3 में कितना हद तक जाना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, वरना इससे अच्छा मौका कोई नहीं है पाकिस्तान में काम करने के लिए। जी, कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर डिफाई इंडस्ट्री के अंदर? बहुत गिने चुने हैं अगर देखा जाए, लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त मोर देन 40 मिलियन। एप्स में कितने हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में कितने हैं? अगर देखा जाए तो मोर देन, हाँ बहुत कम लोग हैं इसमें, जाहिर सी बात है उनको समझ नहीं है, वो सेंट्रलाइज दुनिया तो बदल रही है, अब तो सब कुछ इसी पे बन रहा है। बिल्कुल, लेकिन बात वही ना कि चीजें अंडरस्टैंड करना, अभी भी लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर लें ताकि फॉरेन पैसे बना लें। वेब3 में कितने लोग होंगे? मैंने इतने नहीं बहुत देखे। कम, बहुत कम। आप मुझे सही बताएं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फ्यूचर में डिक्लाइन में होगी, हमने तो अपनी प्रिपरेशन ही नहीं की। अब तो सारा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप पे काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान में देखें, जब आप वेब3 पे काम नहीं करेंगे तो यही आपके जो सॉफ्टवेयर के जो ठेके हैं सारे के सारे दूसरे ममालिक को चले जाएंगे। जैसे इंडिया सरे फहरिस्त है इस वक्त, ठीक है, सिंगापुर, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना, चाइनीज, इनके पास बहुत कुछ, चाइनीज भी बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनका वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर बैन है, वो सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में तो सब चाइनीज लोग हैं उसके। माइनिंग की मैं अगर बात करूं तो इवन माइनिंग में इस वक्त मोर देन 90-80% चाइनीज हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं और जाके वो माइनिंग कर रहे हैं हर जगह, हर कंट्री में जहाँ जहाँ उनको सब्सिडाइज उनको बिजली दी जा रही है। माइनिंग भी नाजरीन वैसे ही है, मेरे नज़दीक पुराना मानना। ट्रेडिंग को अगर आप लोग गलत कहते हो तो फिर माइनिंग भी फिर पर्पसलेस है। ऐसे अगर हर चीज़ को जो क्रिप्टो से रिलेटेड है उसको सही और गलत की तवाज़ुन करने की कोशिश करोगे, मवाजना करने की कोशिश करोगे, तो फिर माइनिंग भी वही है। उसकी वजह ये है कि माइनिंग ही वो बैकअप दे रही है, वो एनर्जी कंजम्पशन कर रही है जो इन ब्लॉकचेन्स को चला रही है। तो आपने क्या फनकारी कर ली, ये माइनिंग भी वर्चुअल सेंस में हो रही है भाई। ये माइनिंग आपको क्या कर लग रहा है, कंप्यूटर कुछ खोद के निकाल रहा है? ये खोद वोद कुछ नहीं रहा, ये माइनिंग जिसे पहले डेटा माइनिंग कहा जाता था, ये वही हो रहा है भाई। ये ब्लॉक्स जो बना रहा है ये बेसिकली उसी डेटाबेस के अंदर नई एंट्रीज क्रिएट करता है। बिल्कुल, और ये एंट्रीज वही हैं जो पहले कान में कलम लगाए एक बंदा लेजर में एंट्री किया करता था। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, जो मुझे समझ में आई बात। ये जो आप कह रहे हैं ना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यही है वो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करना है कि हर ट्रांजैक्शन दुनिया में हजारों और शायद लाखों कंप्यूटरों के अंदर एक साथ एक ही लम्हे में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। कंप्यूटर बिजली चली जाए, ऑफ हो जाए, कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा ऑन करेगा सबके साथ फिर जुड़ जाएगा और सारा डेटा फिर दोबारा से अपडेट हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आधे कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं, जो आधे कंप्यूटर बाकी बचें वो प्रोसेसिंग करते रहेंगे। फिर जब वो आधे ऑन होंगे कोई मसला नहीं, उतनी देर के अंदर जब अपडेट चलेगी सबके पास वही इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हैं। लोगों को कैसे समझाऊं कि कंप्यूटर पे और भी होते हैं काम करने वाले। अब टीवी के ऊपर मैं नहीं बता सकता कि आप लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ गई। सर बात ये कंप्यूटर के जरिए ये काम हो रहा है। और बहुत सारे करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो करेंसी मोनेरो, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्राइवेसी रिलायंट है। जी बिल्कुल, ऐसे वैल्यू कितनी बढ़ गई उसकी। जैसे जैक था, जी कैश है, मैंने उसमें तो जीरो नॉलेज भी आता है साथ साथ जो है ना, सिर्फ उसमें खाली प्राइवेसी नहीं, हर एक का अपना एक फिनोमेना है यूज किया, जबकि सारे के सारे हार्ड फोर्क हैं फ्रॉम बिटकॉइन। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन के मोनेरो, जी कैश, तकरीबन कोई 14-15 ऐसी चेन्स हैं जो बाद में स्प्लिट हुई थी बिटकॉइन के साथ साथ, क्योंकि उनके अंदर पर यह इख्तलाफ आ गया था कि हम इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में चेंजेस करेंगे, जहाँ पे हम इसके डेटाबेस में चेंजेस करेंगे, हम कोई ऐसी एल्गोरिथम में थोड़ी चेंजेस करेंगे तो वहाँ पर फिर वो चेन स्प्लिट हो जाती है। और इससे चेन स्प्लिट होते होते तकरीबन कोई 15 के करीब जो ऐसे नए कॉइन्स आ गए जो शुरू बिटकॉइन से ही हुए थे वो, लेकिन एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको स्प्लिट किया गया। जिस तरह आप मोनेरो की बात करें, बिटकॉइन कैश की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, ये बहुत तेजी आई और चीज़ें बदलती, क्योंकि बिटकॉइन ने एक रेसिपी तो डिजिटल गोल्ड वाली दे दी, होल्डिंग पावर वाली दे दी, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों को, अभी उस वक्त जाहिर सी बात, उस ज़माने की बात अलग है, अब इस ज़माने की बात अलग है, तो अब चीज़ों को मजीद लाने के लिए फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का अगर मैं कैलकुलेटर उठा के आपको बता दूं ना कि ये जो बताई है इनकी माइनिंग में कितना फ़ायदा हुआ है, तो आप परेशान हो जाएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे, बिटकॉइन को भूल जाएंगे अगर मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में कितना पैसा बना है और पाकिस्तान में लोग इस पर काम कर रहे थे। जी, अहम बात यह है कि इसके लिए आपको वो बड़ी वाली रिग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बात यह प्रोस्पेक्टिव्स फॉर फ्यूचर,
ये बड़ा ज़रूरी है। और चूंकि हमने भी बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमने इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर भी बात कर ली है। वे फॉरवर्ड बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। क्या रोड मैप, पाकिस्तान की रोड मैप क्लियर है हारून साहब? और अगर ये रोड मैप क्लियर है तो आपके ख्याल से क्या दूसरे ममालिक की तरह जो हमारे ख़ित्ते में मौजूद हैं, हमारा कोई 10 ईयर प्लान है इस डिजिटल इकोनॉमी में काम करने का? जी देखें, जब से पीवारा का क़याम अमल में आया है ना, इस पर आप ये देखें कि इसके अंदर 4 चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो ये कि जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे अभी हाल ही में 2 एक्सचेंजेस को एनओसी जारी किया है जी, वो, इसके अलावा कस्टोडियल सर्विसेज, जैसे आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं, जैसे ब्रोकरेज हाउस है। नंबर 3 पे आता है आपका स्टॉक डीलर, जैसे ये हम डॉलर को हम करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जितनी भी हमारी जो इस वक्त करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो जो फिजिकली हमारे डॉलर को कन्वर्ट करते हैं पीकेआर में या डिफरेंट करेंसीज में करते हैं। चौथा जो है ना, वो बात हो रही टोकनाइजेशन की। तो देखिए, 4 पहलू को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं इस वाली फील्ड में, ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में, उनको चाहिए कि इन चारों में से किसी का एक का इंतखाब करें और इसके अंदर भरपूर सरमायाकारी करें। हमारे यहाँ अभी भी वही उसी पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर हम चल रहे हैं कि हाउसिंग स्कीमें बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, फैक्ट्रियाँ खोलते जाओ, मैन्युफैक्चरिंग करते चले जाओ। चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ बदल रही हैं। उन जगहों पे इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है कि अब वहाँ पे सरमायाकारी करके उसका नतीजा भी इतना कोई हासिल नहीं होगा आपको। तो वो चाहिए जो फर्म्स हैं, कुछ लोगों ने, कुछ अगर फर्म्स देखा जाए तो अपने आप को टेक्नोलॉजी में भी शिफ्ट किया, मतलब कहाँ एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री, कहाँ वो उसमें आगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गई। तो इस तरह ये बात सोचनी चाहिए कि जो 4 जो रोल डिफाइन किए हैं, जिस पर पीवारे ने कहा है कि हम आपको एनओसी जारी करेंगे, लाइसेंस जारी करेंगे, इसके अंदर जो है वो सरमायाकारी करनी चाहिए। टोकनाइजेशन की हम बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। देखें, इसमें डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा काम है कि अगर मैं कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम निकालूं जहाँ पर फाइलों का आपको पता है कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि एक एक प्लॉट, एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर 3-3, 4-4 फाइल्स हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा बदहाली है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरी प्रॉपर्टी को अगर आपने कोलैटरल बेस पे वहाँ पर अगर आपने टोकन जारी कर दिए और बाकायदा आपने इसको एक अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया, तो ये जो फाइलों वाला सिलसिला है ये भी आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा आपको जी। तो इस तरह की चीज़ों को देखा जाए कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की जो कंपनीज है जिन्होंने फिनटेक में काम किया या जिनको अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो उनको चाहिए कि टोकनाइजेशन की तरफ आएँ। जहाँ तक बात है ब्रोकरेज हाउस की, जो हमारे पास होगा नामी ग्रामी जो ब्रोकरेज हाउस है पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो इस तरह के डिजिटल यानी कि एसेट्स को लेकर आएँ अपने ब्रोकरेज हाउस में, ताकि उनको वहाँ पे लाइसेंस मिले, एनओसी मिले। क्योंकि देखें, आप काम नहीं करेंगे तो कोई और काम कर जाएगा। बहुत पहले हमारे पास एक करेंसी एक्सचेंज कंपनी हुआ करती थी क्रिप्टो करेंसी की, उसको बाद में SEC ने जब लेटर जारी किया तो वो घबराहट का शिकार हो गए, वो शट डाउन करके चले गए। इंडिया में ये काम हुआ, लेकिन इंडिया में जितनी भी कंपनीज थी, एक्सचेंजेस थी, उन्होंने वो काम बंद नहीं किया। वो बाकायदा केस अदालत में चले और तब जाके आज से 3 साल पहले एक बिल पास हुआ है। उन कंपनी को एक कंपनी ने बाकायदा ख़रीदा, वहाँ की लोकल कंपनी को, बाकायदा बाइनेंस जैसी कंपनी ने उसको ओन किया और तकरीबन आप समझ लें कि 18 से 20 बिलियन डॉलर की वो कंपनी को ख़रीदा गया। तो इस स्टार्टअप का वजूद तो आया पाकिस्तान में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब आप ये देखेंगे एक्सचेंजेस की इतनी अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान में, लेकिन किसी एक्सचेंजेस में इतना दम नहीं था या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में रहते हुए यहाँ पे एक्सचेंजेस खोलते और सरमायाकारी करते और हम अपने वहाँ पे डिजिटल एसेट्स की कन्वर्जन करते। लेकिन वही दूसरी जो बाहर की कंपनीज थी उनको वो आई और आके अपना एनओसी भी लेके चले गई। तो आप नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। देखें, हमेशा सरमायाकारी जब बाहर से आती है तो वो कुछ चीज़ देख कर आती है कि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फुकदान है टेक्नोलॉजी का, या यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं आपके सामने जो MNCs की बात करें, FMCGs की बात करें, जब आई पाकिस्तान में और उन्होंने आके सरमायाकारी की पाकिस्तान में, ये हक़ बनता है हमारे पाकिस्तानियों का, ये हक़ बनता है हमारे। लेकिन हाल इतना हो रहा है कि आपको पता है हर 7वां-8वां शख्स जो है वो पाकिस्तान छोड़ने के इस वक्त जो है वो पोजीशन में है कि मुझे इस मुल्क से क्या मिलेगा। बात ये कि जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये गैप सारे पैदा होंगे, वक्त के साथ साथ यहाँ पे कमी होना शुरू हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट हर जगह करती, चाहे वो बुरा वक्त हो या चाहे जैसा वक्त भी हो। इसमें ये बात सोचनी चाहिए कि इन चारों जो मैंने आपसे चीज़ का जिक्र किया है, इसमें हमारे पाकिस्तान के जो मईशत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं और आपके इस प्रोग्राम को गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इस तरफ ज़रूर आएँ, इसमें आके सरमायाकारी करें। और इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैंने आज अगर 1 बिटकॉइन ले लिया तो कल वो कितने का हो जाएगा। बात सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस की नहीं है, बात इस टेक्नोलॉजी को है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। उस ब्लॉकचेन के तवस्सुस से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप नई नई चीज़ों को आप अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यही जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो बाहर से आके यहाँ पाकिस्तान में काम करेंगे, उन्हीं में आप
यहाँ पे जो है वो पेशरफ करें, और उनके अंदर फिर आप ये सारी आप टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, जिसमें Web3 हो गया, डिफाई हो गया, प्राइवेसी कॉइन हो गए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में इससे अच्छा मौका नहीं है कि, और जो भी लोग इस वक्त इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं IT इंडस्ट्री से, उनको चाहिए कि वो इस फील्ड में आके काम ज़रूर करें। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है, और ज़ाहिरी बात है वे फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल इकोनॉमी, ब्लॉकचेन और इन तमाम चीज़ों के लिए वे फॉरवर्ड निकालना बहुत ज़रूरी। कुछ नुकात के ऊपर जनाब हारून साहब ने बात की, और कुछ नुकात के ऊपर आगे भी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हमारी ख्वाहिश इसी तरह की रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब हारून साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। डिजिटल इकॉनमी के ऊपर बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में बात की, ब्लॉकचेन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर डिजिटल इकॉनमी को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, पाकिस्तान की मईशत को इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं, किस किस तरह से पाकिस्तान इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमने बातें कर ली। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हमेशा स्पेकुलेशन के अगेंस्ट रहता हूँ, और ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ यूटिलिटी बेस्ड काम होने चाहिए, यूटिलिटी पे वर्क होना चाहिए। कोई भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी हो जिस पे आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो उसकी पर्पज़ से ज़्यादा ज़रूरी ये कि मुल्क की मईशत को उसका फ़ायदा हो, और इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इसी के साथ वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।